गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का जो लेक्चर हमारा रहने वाला है इस पीवाईक्यू सीरीज़ का, वो रहने वाला है 19 सितंबर की शिफ्ट नंबर 1 के 25 क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम मॉर्निंग शिफ्ट के 19 की मॉर्निंग शिफ्ट के 25 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो थीम श्लोक है उसको एक बार मन में दोहरा लेंगे। कृष्ण गोविंदाय। ये श्लोक जो है आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। ठीक है, दवाई की तरह है, डेली लेते रहो, जितना लेते रहो उतना अच्छा है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सब बिलीव करो मेरी बात पे, लेकिन जिसको भी थोड़ा सा भी बिलीव है वो इसको फॉलो कर सकता है। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आज के दिन का रहने वाला है ये: पंडित ओमकार नाथ ठाकुर वॉज अ स्टूडेंट ऑफ। तो वो किसके स्टूडेंट थे? उस्ताद अब्दुल करीम खान के, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के, या पंडित गोपाल शर्मा मिश्रा के, या पंडित विष्णु नारायण भतखंडे के। तो आपको पता होना चाहिए, ये पहली बात, अगर आपको ये पता है कि ये किससे बिलोंग करते हैं, किस घराने से बिलोंग करते हैं, तभी आप आंसर निकाल सकते हो। ये बिलोंग करते हैं ग्वालियर घराने से। और पिछले सेशन में हमने देखा था कि ग्वालियर घराने से कौन बिलोंग करता है, तो ग्वालियर घराने से बिलोंग करते हैं पंडित विष्णु दिगंबर। तो यही आंसर हो जाएगा, ये इन्हीं के स्टूडेंट हैं। ठीक है, और दोनों ग्वालियर घराने से बिलोंग करते हैं। और इसके फाउंडर कौन थे? हमने देखे थे, 4 नाम हमने देखे थे। कौन कौन? हस्सू खान, ठीक है, हद्दू खान, ठीक है, नत्थू खान, और नथन पीर बख्श। ये हमने नाम देखे थे। ठीक है, वहीं कंपोनेंट की बात करें तो 2 कंपोनेंट तो आपने देख लिए, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कार। ठीक है, और कंपोनेंट देख लेते हैं, जैसे कि हो गए राजा भैया पूंछ वाले, राजा भैया पूंछ वाले। ठीक है, कृष्णा राव शंकर, कृष्णा राव शंकर भी यहीं से हैं, राव शंकर। ठीक है, वीणा सहस्त्र बुद्धे, वीणा सहस्त्र सहस्त्र बुद्धे। ठीक है, और बड़े मोहम्मद खान, बड़े मियाँ खान नहीं है, बड़े मोहम्मद याद रखना है, खान। और पंडित नारायण बोदास, पंडित नारायण बोदास। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है। वहीं अब्दुल करीम खान की बात करें तो ये फाउंडर हैं, किस घराने के फाउंडर हैं ये आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने, इनके अलावा भी एक और बंदे हैं जो उसी घराने के फाउंडर हैं, ये हैं किराना घराने के। पहली बार किराना घराने के फाउंडर हैं, और किराना घराने के एक फाउंडर नहीं है, 2 फाउंडर हम मानते हैं। ठीक है, एक तो अब्दुल करीम खान हो गए और एक हो गए अब्दुल वहीद खान, अब्दुल वाहिद खान, वा वाहिद खान, ये फाउंडर है। कंपोनेंट की बात करें किराना घराने से कौन कौन है, आपके पंडित भीमसेन जोशी हो गए यहीं से, भीमसेन जोशी हो गए, है ना, गंगूबाई हंगल हो गई, गंगूबाई हंगल, प्रभा आत्रे हो गई, गंगूबाई हंगल, प्रभा आत्रे हो गई, और चन्नूलाल मिश्रा हो गए। ठीक है, ये हम ऑलरेडी इतनी बार देख चुके हैं कि अब तक तो आपको रट जाना चाहिए ये नाम। ठीक है, वहीं हम बात करें अगर गोपाल शंकर मिश्रा की, तो ये किससे बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं सारंगी से, और ये हैं वाराणसी घराने के, वाराणसी घराना, और टू बी स्पेसिफाइड बोलूँ तो वाराणसी घराना ऑफ सारंगी, ऑफ सारंगी। अगर आपने वाराणसी घराना नहीं सुना तो आपने एक और घराना सुना होगा, टप्पा घराना। तो दोनों घराना एक ही है, मतलब ये इसी का नाम है बेसिकली, कहने का मतलब ये है। टप्पा घराना आपने सुना होगा। अगर हम बात करें पंडित विष्णु नारायण भतखंडे की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके ऊपर क्वेश्चन बने हैं, कई बार बने हैं। क्यों बने हैं मैं बताता हूँ आपको। विष्णु नारायण भतखंडे, पहली बात किस क्या कौन से वादक हैं? ये सितार वादक हैं। ठीक है, और 20 सेंचुरी के आसपास, मतलब नियर अबाउट 20 सेंचुरी के आसपास जो है ना, ये इन्होंने क्या बोलते हैं, नोटेशन सिस्टम डेवलप किया था, डेवलप्ड नोटेशन सिस्टम। ठीक है, और
इस नोटेशन सिस्टम के ज़रिए इन्होंने जो म्यूज़िकल प्रैक्टिस होती है इंडिया में, उसको जो है ना, मतलब जो राग हैं उनको थाट सिस्टम में डिवाइड कर दिया था, थाट में। और कितने थाट बनाए थे? 10 थाट में डिवाइड किया था। इसलिए ये जाने जाते हैं, इसलिए इनका नाम बार बार पूछा जाता है। और इनसे रिलेटेड एक और चीज़ है, इन्होंने एक माधव म्यूज़िक स्कूल भी खोला था। माधव म्यूज़िक स्कूल कहाँ पे? 1918 में। कहाँ पे? जहाँ से बिलोंग करते हैं, ग्वालियर से। इतनी चीज़ें आपको पंडित विष्णु नारायण भतखंडे के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, एज पर अ रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, व्हाट वाज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन महाराष्ट्र फॉर द ईयर 2021-22? ये मान सकता हूँ कि मैं, ये कठिन क्वेश्चन है क्योंकि हम ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जानते हैं, है ना, लेकिन स्पेसिफिकली उसका बता पा रहा हूँ महाराष्ट्र वगैरह का, तो वो थोड़ा टिपिकल हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो है 3.5। ठीक है, अब आपको याद रखना है। और आपको पता है कि जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स होती हैं, है ना, ये जो रिपोर्ट होती है, इसके हिसाब से आपको हाईएस्ट किसका है और लोएस्ट किसका है ये आपको पता होना चाहिए। 2022 के हिसाब से, मतलब ये रिपोर्ट जो है 21-22 की है, तो हाईएस्ट जो है वो है गोवा का। कितना है? 10.5। और लोएस्ट किसका है? लोएस्ट है आपका गुजरात का। कितना है? 1.4। किसकी हम बात कर रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वहीं अच्छा, आप मुझे एक वो बता दो, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, WFPR। WFPR ये आप मुझे बता दो कितना था। तो ये आपको कितना है? 39.79 है। ठीक है, फीमेल का कितना है, मेल का कितना है? फीमेल का कितना है और मेल का कितना है? और रूरल और अर्बन का भी बता दो, रूरल का कितना है, गांव का कितना है, और अर्बन का कितना है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन बने हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मेल का है 53.26। ठीक है, वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल का है 25, आधा, 151। ठीक है, अर्बन का ज़्यादा है, कितना है? 30.02। और रूरल का जो है वो है 15.4। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ये इसका आधा है लगभग, और ये इसका आधा है। तो इस तरह से आप दिमाग में बैठा सकते हैं, तो आपकी गलती होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे, है ना। इस तरह से हमेशा चीज़ों को लिंक करके याद करोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। नवरात्रि फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गॉडेस, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि नवरात्रि जो है 9 दिन का त्यौहार है हिंदू कैलेंडर में। हिंदू का ये बहुत ही फेमस कह सकते हो आप त्यौहार है। एक साल में 2 नवरात्रि आती हैं। ठीक है, एक नवरात्र को हम बोलते हैं चैत्र की नवरात्रि, चैत्र महीने में आती हैं जो। और एक को हम बोलते हैं शरद की नवरात्रि, जिसको हम सर्दिया नवरात्रि बोलते हैं, जो शरद के महीने में आती हैं। ठीक है, अगर मंथ की हम बात करें, अगर हम मंथ की बात करें तो चैत्र नवरात्रि जो हैं वो आती हैं लगभग मार्च अप्रैल के टाइम पे। ठीक है, और वहीं हम शरद नवरात्रि की बात कर रहे हैं जो अभी आने वाली हैं, वो हैं सितंबर से अक्टूबर, 22 सितंबर से हैं शायद। तो ये किस गॉडेस से रिलेटेड है? तो ये दुर्गा के 9 अवतारों से या फिर 9 रूप से रिलेटेड है। वहीं हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम ना हिंदू कैलेंडर देख लेते हैं, क्योंकि आपको चैत्र शरद में थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो मैं आपको हिंदू कैलेंडर दिखाता हूँ। तो वो उस प्रकार है। चैत्र आप देख सकते हैं मार्च अप्रैल को बोलते हैं। चैत्र के बाद वैशाख आता है अप्रैल मई में। जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्र, अश्विन, कार्तिक। कार्तिक के महीने में ही दिवाली सेलिब्रेट की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और मार्गशीर्षा, ठीक है, पौष, माघ और फाल्गुन। फाल्गुन फरवरी और मार्च को बोलते हैं। तो ये आपको जो है नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलते हैं आगे। खुदाई खिदमतगार, अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन तो आपको पता होना ही चाहिए कि खुदाई खिदमतगार किसने शुरू करी थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, खान अब्दुल गफ़ार खान ने, हाकिम अजमल खान ने, या मौलाना अली खान ने। चलो एक हिंट दे देता हूँ, ये उन्हीं ने शुरू करी जिनको हम बादशाह खान के नाम से जानते हैं। बादशाह खान के नाम से जानते हैं। तो किस पर्सनैलिटी को हम बादशाह खान के नाम से जानते हैं? वो जानते हैं हम
खान अब्दुल गफ्फार खान को, जिसको हम फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने, आपको पता है, दांडी मार्च में जो है पेशावर रीजन से लीड किया था, है ना, दांडी मार्च में, ये हम देख लेंगे कहाँ से, पेशावर रीजन से लीड किया था। बाकी हम थोड़ा दांडी मार्च के बारे में और देख लेंगे। और इनके बारे में एक चीज़ बताना चाहिए कि इन्होंने एक रेड शर्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बोले तो लाल कुर्ती आंदोलन, ये भी इन्होंने शुरू किया था। और इनको, ये पहले, मतलब पहले फॉरेनर हैं जिनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारत में, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा इनके अलावा वो किसी को नहीं मिला है, ठीक है। वन फर्स्ट एंड लास्ट है एक तरह से, ये कह लो आप, ठीक है, कौन सा अवार्ड है। अब वहीं हम बात करें दांडी मार्च की, थोड़ी सी हम देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। तो दांडी मार्च के बारे में आपको बताना चाहिए, दांडी मार्च को ही हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं, CDM बोलते हैं, CDM, ठीक है। और ये क्यों, इसकी वजह क्या थी इसकी लॉन्च करने की, इसकी वजह ये थी कि इससे पहले जो है गांधी जी ने इरविन के सामने 11 डिमांड्स रखी थी कि आप हमारी ये बात मान लो। इरविन बोला मैं नहीं मानूंगा। गांधी जी बोले ठीक है, देख लेंगे हम तुमको। तो देख लिया उन्होंने लॉन्च किया दांडी मार्च, जो 12 मार्च 1930 से चली 4 अप्रैल 1930 तक। इसमें 1930, 40 लिख रहा हूँ क्या मैं, बोल कुछ रहा हूँ लिख कुछ रहा हूँ, 1930, ठीक है। इसमें 78 डेलीगेट्स ने पार्ट लिया, मतलब सहयोग दिया, ठीक है। और ये थी साबरमती से दांडी, है ना। और दांडी कहाँ पड़ता है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था। और कितना माइल्स था ये, 240 माइल्स का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। किसके खिलाफ था ये, सॉल्ट सत्याग्रह है, मतलब सॉल्ट के खिलाफ था, ठीक है। मतलब कि क्या है, सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स लगाए थे, गांधी जी बोले थे कि सॉल्ट तो जो बेसिक चीज़ है ना, उसके ऊपर कैसे टैक्स लगा सकते हो, तो उसके खिलाफ था ये, ठीक है। और इसको अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने लीड किया, जैसे मैंने आपको बताया पेशावर से लीड किया किसने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। वैसे ही तमिलनाडु से किसने लीड किया, मालाबार रीजन से किसने लीड किया, उड़ीसा से किसने लीड किया, बिहार से किसने किया, और धारसेना से किसने किया, और ये जो नागालैंड और मणिपुर वाला क्षेत्र है, इन दोनों जगह से एक ही इंसान ने किया। वो कौन थी, मैंने हिंट दे दिया, यहीं पे समझ जाओ आप, ठीक है। तो ये चीज़ समझो आप। तो तमिलनाडु से किया श्री राजगोपालाचारी ने। मालाबार से किया केलप्पन ने, जिन्होंने आगे चल के, मतलब आगे जो है 1924 में कौन सा सत्याग्रह चलाया था, वैकोम सत्याग्रह चलाया था, इन्होंने लीड किया था। उड़ीसा से किया गोपाल बंधु चौधरी किया, ठीक है। बिहार से किया अंबिका कांत सिन्हा ने। धारसेना से किया सरोजनी नायडू ने। और मणिपुर और नागालैंड से किया क्वीन रानी, क्या नाम था का, गैदिन ल्यूई, ये नाम मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या आया कि आपको पता है 4 मई को जो है गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। तो गांधी जी 4 मई को जेल में पहुंच जाते हैं, ठीक है। फिर आगे आपको पता है, आगे की स्टोरी मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, अभी हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। विजेंद्र सिंह हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन ओलंपिक्स फॉर हाउ मैनी टाइम्स, ठीक है। तो कितनी बार इन्होंने ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो आपको पता होना चाहिए इन्होंने 3 बार किया है। कब कब किया है, 2004 के ओलंपिक्स में, कहाँ हुए थे, एथेंस में हुए थे। 2008 में भी इन्होंने किया था, जहाँ बीजिंग में। और 2012 में भी इन्होंने किया था, लंदन में जो हुए थे, ये चीज़। उसके अलावा ओलंपिक्स के बारे में आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे कि क्या जानते हैं हम ओलंपिक्स के बारे में, हमको पता होना चाहिए कि ओलंपिक्स के बारे में हमको क्या पता होना चाहिए, कि एक इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल बनी थी, जिसको बनाया था फाउंडर पियरे दी क्यूबर्टिन और दिमित्री विकिलास जो हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के पहले प्रेसिडेंट भी बने थे, ठीक है। और कब बनी थी, 1894 में बनी थी। और ये पियरे दी क्यूबर्टिन है, इन्हीं को ओलंपिक्स का फाउंडर माना जाता है। और इन जो रिंग्स देखते हैं आप, वो भी इनका ही निर्माण है,
ठीक है, इन्होंने ही बनाई थी। ठीक है, वही सेम चीज़ एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी बनी थी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी बनी थी। किसने बनाई थी, कब बनी थी? तो ये बनी थी 1927 में। किसने बनाई थी? ये बनाई थी दोराबजी टाटा प्लस एजी नॉरहेन, इन्होंने। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि पहली बार वुमेन ने कब पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में? तो पहली बार वुमेन ने किया था 1900 में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। भारत को कितने मेडल मिले अब तक? आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है, इंडिया जो है, अब तक 10 गोल्ड जीता है ओलंपिक्स में, जिसमें से 8 जो हैं वो उनकी इंडिया की हॉकी टीम ने जीते हैं। कब कब? 1928 में, 32 में, 1936 में, 1948 में, 52 में, 56 में, 64 में और 80 के बाद इंडिया की हॉकी टीम भी गोल्ड नहीं जीती है। और उसके बाद 2 बच गए। एक जीता था अभिनव बिंद्रा ने, कौन से ओलंपिक में जीता था ये आप मुझे बताएंगे? और नीरज चोपड़ा ने 2020 के में जीता था, है ना। और इन्होंने भाला कितना दूर फेंका था ये आप मुझे बताएंगे। और आपको और चीज़ बताऊँ चाहिए 2024 से रिलेटेड, 2024 में ना ओलंपिक्स में कुछ स्पोर्ट्स और ऐड किए गए हैं। क्या क्या है? तो स्केट बोर्डिंग ऐड की गई है। ये भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना है इसको चीज़ का। ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन सा नहीं है। ठीक है, सर्फिंग ऐड की गई है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग ऐड की गई है, और ब्रेक डांसिंग भी ऐड की गई है। ब्रेक डांसिंग के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये हैं ओलंपिक्स के फ्यूचर इवेंट्स जो आपको याद रखने हैं। समर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स जो है 2028 में कहाँ होंगे? लॉस एंजल्स यूनाइटेड स्टेट्स में होंगे। 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रिया में होंगे। विंटर ओलंपिक्स और पैरालंपिक ओलंपिक्स की बात करें तो 2026 में मिलान एंड कॉर्टिना इटली में होंगे। 2030 में फ्रेंच एल्प्स में फ्रांस में होंगे। 2034 में सॉल्ट लेक सिटी और यूनाइटेड स्टेट्स में होंगे। समर यूथ ओलंपिक की बात करें तो 2026 में ये सेनेगल में होंगे। ठीक है, विंटर यूथ ओलंपिक्स की बात करें तो 2026 में ये मिलान और कॉर्टिना इटली में होंगे। ठीक है, वो हमने अभी देखा। कॉमनवेल्थ की बात करें तो 2026 में कहाँ है? इंग्लैंड में होंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता है कि इंडिया 2025 का एशिया कप जो है होस्ट करने वाला है, जो अभी होने वाला है कुछ दिनों बाद स्टार्ट हो, अभी शायद मेरे ख्याल से हो गया शायद, या होने वाला है। ठीक है, और जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2027 में कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में होगा। 2031 में जो है इंडिया और बांग्लादेश मिलकर करने वाले हैं। ठीक है, इस बार वाला जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया ने अकेले होस्ट किया था कि विदाउट किसी की हेल्प से, तो ये भी बताना चाहिए। T20 2026 का इंडिया और श्रीलंका होस्ट करने वाले हैं। और वुमेन की बात करें तो वुमेन 2026 जो है इंग्लैंड होस्ट करने वाली है। T20 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है? और आपका पता, आपका फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फुटबॉल से एसोसिएटेड कब होगा, कहाँ होगा? कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स में होगा। 2030 में कब होगा? मोरक्को, पोर्चुगल और स्पेन में होगा। ये सब मिलकर करेंगे, ये चीज़ आपको पता चाहिए। और साथ में आपको फाइड या फिड आप बोलो, चेस ओलंपियाड जो है वो बताना चाहिए। 2024 में अभी जो हुआ है, हो चुका है बुडापेस्ट हंगरी में। 26 में कहाँ होगा? ताशकंद उज़्बेकिस्तान में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक बार इस चीज़ को रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर इवेंट्स हैं, ये पूछे जाने के बहुत 100% चांस है। इनमें से 1-2 क्वेश्चन तो आपके पक्के हैं, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक्स? कौन से स्पोर्ट में आया? उससे पहले आप मुझे बताइए कौन लेके आया। तो आपको पता है सबसे पहला जो इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल है वो 1952 में हेलसिंकी जो ओलंपिक्स हुए थे, हेलसिंकी, उसमें लेके आए थे केडी जादव। क्या वो गोल्ड लेके आए थे? नहीं, अभी मैंने बताया गोल्ड सिर्फ 10 बार मिला है। तो कौन सा लेके आए थे? ये ब्रॉन्ज लेके आए थे। और ये किस में लेके आए थे? ये लेके आए थे फ्री स्टाइल रेसलिंग में। तो ये चीज़ आपको पता होनी बहुत बहुत ज़रूरी है। वहीं हम और चीज़ों की बात कर लें अगर, तो पहला ब्रॉन्ज तो आपको पता चल गया। तो पहला सिल्वर, फर्स्ट सिल्वर की बात करें तो फर्स्ट सिल्वर कौन लेके आया और फर्स्ट गोल्ड कौन लेके आया? ठीक है, इंडिविजुअल कैटेगरी में। तो फर्स्ट सिल्वर तो आपको पता होना चाहिए कौन? RS राठौर। और फर्स्ट गोल्ड जो है वो नीरज चोपड़ा। ठीक है, वहीं हम वुमेन की बात कर लेते हैं। वुमेन के भी बहुत सवाल बनते हैं कि इंडिया वुमेन जो है, इंडियन वुमेन पहली, लिख देता हूँ मैं अभी, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल कौन थी? और
फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 ओलंपिक्स मेडल, ये कौन है? और फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ सिल्वर मेडल, ये कौन है? और फर्स्ट यंगेस्ट वुमेन टू विन अ मेडल, ये कौन है? तो ये चीज़ आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल, तो ये है हमारी कर्नम मल्लेश्वरी, इनका नाम आपको याद रखना है। जैसे केडी यादव है, यहाँ पे कर्नम मल्लेश्वरी है वुमेन में। ये कब जीती थी? ये जीती थी 2000 का सिडनी जो ओलंपिक्स हुए थे। और फर्स्ट वुमेन टू विन 2 ओलंपिक मेडल, फर्स्ट वुमेन टू विन अ सिल्वर मेडल, और फर्स्ट यंगेस्ट वुमेन जो थी, ये तीनों जो थी ये हैं पीवी सिंधु के पास ये रिकॉर्ड हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। पीवी सिंधु किससे एसोसिएटेड है? बैडमिंटन से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे। Who among the following was one of the recipient of the inaugural Professor C.R. Rao Centenary Gold Medal Award in 2021? तो ये तो आपको करंट अफेयर का सवाल है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कौन है ये हैं आपके जगदीश भगवती, ठीक है। और ये जो अमर्त्य सेन आप नाम देख रहे हैं, ये इनको बारे में इस चीज़ पता होनी चाहिए कि इनको जो है नोबेल मिल चुका है इकोनॉमिक्स में, नोबेल मिल चुका है किसमें? इकोनॉमिक्स में। और कब मिला था? 1998 में मिला था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। अच्छा, पहला नोबेल किसको मिला था? ये पहला नोबेल ये आपको पता होना चाहिए किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। किस में मिला था? लिटरेचर में मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था। और लिटरेचर कौन सा वर्क था इनका? इनका नाम था, उसका नाम, उस चीज़ का नाम था, उस कंपोजिशन का नाम था गीतांजलि। गीतांजलि बुक के लिए इनको मिला था पहला नोबेल लिटरेचर में, ठीक है। पहली वुमेन कौन थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है इंडियन? तो वो है मदर टेरेसा। कब मिला है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल डांसर इज नॉट रिलेटेड टू ओडिसी? तो ओडिसी से कौन रिलेटेड नहीं है? गीतांजलि लाल, मायाधर राउत, किरण सेगल या कुमकुम मोहंती? तो आपको पता है मोहंती तो है, ये तो पक्का जुड़ी हुई है। मोहंती या मोहापात्रा जो भी नाम होते हैं वो उड़ीसी से 100% जुड़े होते हैं। उड़ीसी की बात करें तो इनको फादर ऑफ उड़ीसी किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं पंकज चरण दास को, पंकज चरण दास को, ठीक है। और पखवाज जो है वो उड़ीसी का ही डांस फॉर्म है, या फिर सॉरी एक फॉर्म है, ठीक है। डांस फॉर्म है या क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। और इसके कंपोनेंट की बात करें तो मायाधर राउत बिल्कुल है, किरण सहगल बिल्कुल है, मोहंती बिल्कुल है। गीतांजलि लाल जो है ये नहीं है, क्योंकि ये किससे एसोसिएटेड है? ये है आपकी कथक से एसोसिएटेड, ठीक है। और कौन कौन से कंपोनेंट हैं उड़ीसी के, और उनको हम कैसे याद करते हैं? उनको हम याद करते हैं ट्रिक से। उस ट्रिक का नाम क्या है? मैंने पहले भी बताया है। भूटान के प्रधान, भूटान के प्रधान माधवी से मिले, मिले और ये बात, और ये बात विजय ने संजू और साहू को बता दी। संजू और साहू को बता दी या बताकर पूरे तहलका में फैला दी। पूरे तालुका, तहलका बोल दिया मैंने ना, तालुका में फैला दी। तालुका मतलब रीजन में फैला दी, ठीक है। ये आपकी ट्रिक है ओडिसी की कंपोनेंट याद करने की। भूटान से हो जाएंगे शकुन भूटानी, प्रधान से हो जाएंगे गंगाधर प्रधान, गंगाधर प्रधान। विजय से हो जाएंगे सॉरी माधवी, माधवी बचती ना, माधवी से हो जाएंगी माधवी मुडगल, मुडगल। विजय से हो जाएंगे विजयनी सतपति, विजयनी सतपति। संजू से हो जाएंगी संयुक्ता पाणिग्राही, संयुक्ता पाणिग्राही,
ग्रही। साहू से हो जाएंगे सुधाकर साहू, सुधाकर साहू। और तालुका से हो जाएंगे आपके सुतापा या सूतप तालुकदार। वैसे तालुकदार असामीज नाम है, लेकिन आपको लगेगा ऐसा कि असामीज नाम है, लेकिन वो उड़ीसी से संबंधित है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कथक की, कथक के बारे में आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी चीज़ें मैं यहाँ पे बता देता हूँ, है ना। ट्रिक मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपको पता होना चाहिए क्वीन, इसका एक जो फॉर्म है थुमरी, उसकी क्वीन किसको बोलते हैं, क्वीन ऑफ थुमरी किसको बोलते हैं। और कथक से एसोसिएटेड एक और है जिसको हम बोलते हैं नटवारी, नटवारी डांस फॉर्म। ठीक, कहाँ का है ये कथक, यूपी का है। और इसको डांस ऑफ स्टोरी टेलर भी बोलते हैं, डांस ऑफ स्टोरी टेलर भी बोलते हैं। इसमें 3 घराना आते हैं, उन घराने का क्या क्या नाम है। और इसके कंपोनेंट की अगर बात करें तो आपको पता है सितारा देवी हो गए, सितारा देवी, बिरजू और लच्छू महाराज, बिरजू या लच्छू महाराज, जितने भी महाराज हैं सब यहीं से बिलोंग करते हैं, अगर ऐसा कह सकते हो आप। और शोभना नारायण, शोभना नारायण भी इन्हीं की कंपोनेंट है कथक की। ठीक है। आस्थाना सिस्टर्स, आदिति मंगल दास, आदिति मंगल दास, कुमुदिनी लखिया, ये भी इसी की हैं, कुमुदिनी लखिया। और विद्या गौरी अडगर, ये भी इसी की हैं। ठीक है। तो मतलब बहुत से नाम हैं, ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखने हैं। क्वीन ऑफ थुमरी की बात करें तो किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं गिरिजा देवी को, गिरिजा देवी को हम क्वीन ऑफ थुमरी बोलते हैं। 3 घराने कौन कौन से एसोसिएटेड हैं, वो हैं लखनऊ घराना कथक से, जयपुर घराना और बनारस घराना। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको कथक के बारे में, कथक से एसोसिएटेड पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग states that the prime minister PM should be appointed by the president। तो ये किस आर्टिकल में लिखा है कि PM या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, है ना। 71 में क्या लिखा है, 71 में लिखा है भैया कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, ये लिखा हुआ है। 66 में जो है VP वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बारी चर्चा हो रखी है। 62 की बात करें अगर हम, तो इसमें अगर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है प्रेसिडेंट की, किस केस में, डेथ में, इलनेस, रिजाइन या इम्पीचमेंट में, तो वो इलेक्शन मतलब टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन उसकी बात कर रखी है आर्टिकल 62 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 75। ठीक है, जिसमें बात की गई है PM के अपॉइंटमेंट की। अब आपको पता है जो 75 आर्टिकल है वो अकेला नहीं है भाई, उसके अंदर बहुत सारे क्लॉजेस हैं, जैसे क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5 और क्लॉज 6 इसके अंदर आते हैं। वहीं हम बात कर लें 71 वन तो मैंने बता दिया, PM अपॉइंट होगा प्रेसिडेंट के द्वारा। इसमें 75 क्लॉज 2 में बोलता है कि जो PM और जो मिनिस्टर हैं वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनकी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, उसकी बात कर रखी है किसमें, क्लॉज 2 में। और 3 में बोल रखी है जो है ये जो कलेक्टिव इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकसभा के प्रति, वो कहाँ मेंशन है, वो मेंशन है 3rd में। 4th में ओथ के बारे में दे रखा है, शपथ कौन दिलाएगा। 5th में दे रखा है कि कोई भी मिनिस्टर जो है वो अगर राज्यसभा या लोकसभा किसी का भी मेंबर नहीं है तो वो 6 महीने के लिए जो है वो मेंबर रह सकता है। 6 महीने बाद उसको किसी न किसी का पार्ट बनना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं जयशंकर जो है वो कोई MLA MP वगैरह है नहीं कहीं से भी, तो उनको जो है गुजरात की सीट से टिकट मिला, ऐसे कह सकते हैं, मतलब कि वो, और 6 महीने तक वो मतलब बने रहे, कहने का मतलब। और 6th में सैलरी की बात की गई है। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि जो 71 क्लॉज 1 है इसके भी 2 क्लॉज हैं, एक क्लॉज A, एक क्लॉज B। ठीक है, अब क्या क्या मेंशन है वो मैं आपको बताता हूँ। 75 क्लॉज 1 क्लॉज A में मेंशन है, इसमें आपको बोला गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो सिर्फ 15% हो सकते हैं लोकसभा की। मतलब इसमें लिमिट दे रखी है, साइज लिमिट दे रखी है
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। दूसरे में बोला गया क्या है कि डिफेक्शन के ग्राउंड पे जो है मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ठीक है, और किससे ऐड की गई थी? तो ये ऐड की गई थी 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 से। ठीक है, और एक चीज़, एक आर्टिकल और आपको याद रखना है, वो है आर्टिकल नंबर 78। वो आर्टिकल नंबर 78 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बोलता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा, जो मोदी जी होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कम्युनिकेशन के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच के। मतलब एक तरह से ये लिंच पिन की तरह एक्ट करेंगे। लिंच पिन किसने बोला था? कि प्राइम मिनिस्टर इज अ लिंच पिन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये बोला था, मतलब कि किसने बोला था? नेहरू जी ने बोला था। किसने बोला था? नेहरू जी ने बोला था। ठीक है, तो बेसिकली 78 में क्या दे रखा है? 78 में ड्यूटीज दे रखी हैं पीएम की, कि पीएम जो है वो कम्युनिकेशन करवाएगा दोनों के बीच का। यहाँ मतलब यहाँ की बात वहाँ बताएगा, वहाँ की बात यहाँ बताएगा, मतलब क्लैरिटी रखेगा। कहने का मतलब ये है, आप जिस तरह से समझ सकते हैं, जिस बेसिक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, वो उससे आप समझ लीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। दो ओथ एंड ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय, मतलब ओथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, कैग, प्राइम मिनिस्टर। तो उससे पहले आपको वाइस प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल्स पता होने चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल जो है, आर्टिकल 63 से आगे 71 72 तक है। 63 में आपको पता है क्या आता है? वीपी का डेफिनेशन। 64 में क्या आता है? 64 में बात करते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, किसका? राज्यसभा का। ठीक है, 65 में बोला गया है कि वीपी जो है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकता है जब वैकेंसी क्रिएट हो, है ना। और इसमें यह भी बोला गया है कि अगर ऐसा होता है तो वीपी जो है राज्यसभा में जाने अलाउड नहीं है उसको। ठीक है, और साथ साथ वीपी को जो है, वाइस प्रेसिडेंट को है, प्रेसिडेंट के इक्वल सैलरी मिलेगी अगर वो एक्ट करता है प्रेसिडेंट के तौर पर। ठीक है, जैसे कि अभी आपको पता है क्या पता है, क्या बोला था मैं भूल गया। 66 की बात करते हैं। 66 में इलेक्शन दे रखे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन करवाएगा, कैसे होगा। 67 में टर्म दे रखी है, टर्म कितनी होती है? 5 साल होती है। 68 में वैकेंसी दे रखी है कि इसकी वैकेंसी क्रिएट होगी तब क्या होगा। 69 में ओथ दे रखी है, ओथ कौन दिलवाएगा? तो ये आर्टिकल 69 में देखा, ओथ कौन दिलवाएगा? ओथ आपका प्रेसिडेंट दिलवाएगा। ठीक है, 70 की बात करें तो 70 में दे रखा है कि डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंस्टिट्यूंसी। बेसिकली ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड नहीं है, तो इतनी चीज़ आपको ध्यान नहीं देनी। और हम बात करें तो ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिनकी आप पता नहीं सबसे पहले कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड जाकिर हुसैन थे, उनकी डेथ के बाद वीवी गिरी बने। ठीक है, आपको पता है जगदीप धनखड़ जो है वो अभी कंटिन्यू नहीं कर रहे, उन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया। ठीक है, तो ये चीज़। और आपको क्या पता होना चाहिए? और आपको एक आर्टिकल पता होना चाहिए 72, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये मैंने बताया नहीं शायद। 72 आर्टिकल पता होना चाहिए। क्यों इंपॉर्टेंट है ये 78 वर्ड? क्योंकि 72 आर्टिकल में प्रेसिडेंट की पार्डन शक्ति दे रखी है, पार्डन की पावर दे रखी है आर्टिकल 72 में। सेम पावर जो है वाइस के प्रेसिडेंट के पास भी होती है। कौन से आर्टिकल में? वाइस प्रेसिडेंट के पास होती है क्या? गवर्नर के पास होती है, कंफ्यूज हो गया अभी। ठीक है, कौन से आर्टिकल में होती है? आई थिंक गवर्नर के पास होती है, सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट के पास नहीं होती। ठीक है, और 71 में तो मैंने आपको बता ही दिया। 71 में क्या है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कौन कराएगा? वो सुप्रीम कोर्ट करवाएगा। ठीक है, ये चीज़ अभी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने देख लिया, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हमने देख लिया। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, जगदीप धनखड़ जो हैं वो कौन से थे? तो 1 2 3 12 13 14 14th। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मतलब थे, अब तो है नहीं ना, अब तो रिज़ाइन दे दिया उन्होंने। चलते हैं आगे, पहले याद रखने और लास्ट याद रखने। What was the name of the wind measuring instrument invented for the first time in 1450? तो क्या नाम है? इसका नाम है एनीमोमीटर। इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए कि एनीमोमीटर जो है विंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो पहली बार इन्वेंट हुआ था 1450 में। ठीक है, चलते हैं आगे।
ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स did रविन्द्रनाथ टैगोर रिटर्न द टाइटल ऑफ नाइटहुड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाइड एक्सप्रेसिंग हिज एंग्विश। तो कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी? वही इंसिडेंट है सेम जिसमें गांधी जी ने भी अपनी जो किसकी उपाधि थी, उनको जो केसरी हिंद की उपाधि मिल रखी थी बोर वॉर के टाइम पे, वो वापस कर दी थी। तो एक्चुअल में हुआ क्या था, मैं आपको कहानी समझाता हूँ कि 1919 में एक एक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, ठीक, जिसको रॉलेट एक्ट भी बोला गया। अब इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता था कि बिना वकील बिना दलील के 2 साल की सजा है, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ, सिर्फ मतलब कि संदेह के बेसिस पे ब्रिटिश सरकार जो है वो किसी को भी धर सकती है, किसी को भी 2 साल की जेल भेज सकती है। इसलिए गांधी जी ने इसको क्या बोला, ब्लैक एक्ट बोला, ठीक है। और इसी एक्ट के तहत कुछ लोगों का अरेस्ट हो जाता है, उनके नाम है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। अब होता क्या है, एक डेट मैं आपको बताता हूँ, एक डेट है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 जो है वो बैसाखी का दिन था, ठीक है। होता ये है कि लोग इकट्ठे होते हैं जलियांवाला बाग में। क्यों? 2 रीज़न की वजह से होते हैं। पहली बात, जो मतलब ये जो रॉलेट एक्ट है इसके खिलाफ डिस्कशन के लिए कि सैफुद्दीन किचलू इन सबको अरेस्ट कर लिया, इस सब की बात करने के लिए। सेकंड जो है सेलिब्रेशन, बैसाखी का सेलिब्रेशन सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो क्या है, जो जनरल होता है EM डायर, वो आदेश दे देता है अंधाधुंध गोलीबारी के कि भैया ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, हमला कर दो। तो और 2 दरवाजे होते हैं, अगर आप जलियांवाला बाग गए होंगे तो 2 दरवाजे हैं मेन, तो वहाँ पे दोनों दरवाजे को ब्लॉक करके वहाँ से अंधाधुंध फायरिंग करवा देता है ये। बहुत लोग मारे जाते हैं, आप देखेंगे कि बहुत से लोग कुएं में कूद पड़ते हैं, वहाँ पे भी बहुत लाशें हो जाती हैं, मतलब हर तरफ खून खून हो जाता है। ऑर्डर कौन देता है? डॉक्टर ये जनरल EM डायर दे देता है। तो इसके बाद ये इंसिडेंट देखने के बाद जो है गांधी जी अपनी केसरी हिंद की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है गांधी जी अपनी केसरी हिंद की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस कर देते हैं, ठीक है। अपना गुस्सा, अपना मतलब वो सब दिखाने के लिए, ठीक है। और आपको पता है कि एक इनसे रिलेटेड है एक उधम सिंह हमारे, है ना। इन्होंने देखो एक और सेम नाम का एक बंदा है जिसका नाम है माइकल ओ डायर। अब होता क्या है कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो इसके एक हंटर कमीशन भी बैठी थी इसको करने के लिए, लेकिन कुछ कर नहीं पाई थी, मतलब कि वो तो इनके खिलाफ थी ना, वो तो इंडिया ने फोर्स किया, जब बहुत कुछ हुआ तो एक कमीशन बैठा दी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई, मतलब कुछ दे नहीं पाई। एक माइकल ओ डायर हुए, इन्होंने ना इस इंसिडेंट की जनरल EM डायर की बहुत तारीफ करी। तो आपको पता है जो उधम सिंह है वो गए किस नाम से, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद नाम धर के गए और उन्होंने माइकल ओडायर की हत्या कर दी गोली मार के, ठीक है। तो एक्चुअल में उधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या की थी, जनरल EM डायर तो उससे पहले ही मर चुका था, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर 1919 में आपको पता है एक खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन का जो है मतलब यहाँ से नहीं था, मतलब इंडिया से नहीं था, ना ही जलियांवाला बाग से था। उसका जो रिलेशन था वो था टर्की से, जहाँ वहाँ पर खलीफा बैठता है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के बाद जो है टर्की जब हार गई थी तो वहाँ से खलीफा को हटा दिया गया था। तो उसकी वजह से जो खिलाफत मूवमेंट है वो चलाया था अली ब्रदर्स ने। तो गांधी जी ने देखा कि ये बहुत अच्छा मौका है, तो उन्होंने जो नेशनल कॉरपोरेशन कौन सा सहयोग आंदोलन जो था, नेशनल कॉरपोरेशन मूवमेंट जो था, वो इसके साथ मर्ज कर दिया। तो ये हिंदू मुसलमान एक तरह से मतलब कि सेंट्रल मूवमेंट बन गया। कब हुआ ये? 1920 में हुआ, ठीक है। और इसकी फिर आपको पता है, फिर आगे की स्टोरी आपको पता है, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही आपको समझना ज़रूरी है। नाम पूछ लेता कि उधम सिंह कौन सा नाम रख के गए थे और मोहम्मद सिंह आज़ाद नाम रख के गए थे,
ठीक है। और जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, ये बेसिक स्टोरी है। मैं स्टोरी सुनाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था। चलते हैं आगे। तरुण भट्टाचार्य हु वॉज अवॉर्डेड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 2011। ये किससे संबंधित है? नाम याद रखना है, तरुण भट्टाचार्य जी। ये 2018 में इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला। ये किससे संबंधित है? संतूर से संबंधित है। संतूर से और कौन संबंधित है? हमारे शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, उल्हास बापत, उल्हास बापत और भजन सपोरी। अच्छा, भजन सपोरी कहाँ से हैं? ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है एक बार। कहाँ से है भजन सपोरी? तो भजन सपोरी आपके कश्मीर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। वॉयलिन की बात करें वहीं पे, वॉयलिन से कौन कौन है? वीजी जोग, टी एन कृष्णा, ठीक है, नगाई मुरलीधरन, ये आप आगे लिख लेंगे। ठीक है, लालगुड़ी, लालगुड़ी गोपाल अय्यर, ये नाम आपको बहुत याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। द्वारका नायडू, इनसे भी नाम पूछा गया है कि द्वारका नायडू किससे बिलोंग करते हैं, मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? वायलिन। और मिसेस एन राजन, इससे भी क्वेश्चन अभी भी रिसेंट में पूछा गया है। वहीं हम बात कर लें तबला और सितार, उनको क्यों छोड़ें अकेला पीछे? यहाँ पे देख लेते हैं इनको। कलर दूसरा लेते हैं इस बार, कलर लेते हैं ग्रीन, ग्रीन लेते हैं। सितार देख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे तबला देख लेते हैं। तो तबला के तो आपको पता होंगे, बहुत बार हमने देखा है, अल्लाह रखा, उस्ताद अल्लाह रखा। ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद विक्रम घोष और निखिल घोष, विक्रम घोष और निखिल घोष। ठीक है, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, अनोखे लाल मिश्रा, अनोखे लाल मिश्रा। ठीक है, स्वपन चौधरी, पंडित स्वपन चौधरी, ये सब तबला से बिलोंग करते हैं। सितार से हम वहीं बात करें, सितार से कौन कौन है? पंडित रविशंकर, रविशंकर के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इनको 5 ग्रामी मिल रखे हैं। ये क्या बोलते हैं, पहले भारतीय थे जिनको ग्रामी से सम्मानित किया गया था, है ना। और इनको वेस्ट मीट ईस्ट इनकी कंपोजिशन है, रागमाला इनकी कंपोजिशन है ना। और अनुष्का शंकर, इनके भाई हैं उदय शंकर जिन्होंने हाई डांस निर्माण किया था। विलायत खान, इमरात खान, ठीक है। निखिल बैनर्जी, निखिल बैनर्जी भी सितार से संबंधित हैं। और शाहिद परवेज़, शाहिद परवेज़ और बुद्धादित्य मुखर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी और अरविंद पारेख, ये नाम आपको याद रखने जो बार बार पूछे गए हैं। ठीक, तो ये सारे नाम जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन आने के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कह दिया। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा। आपको पता है जो वाइटेकर साहब हैं उन्होंने 5 किंगडम्स में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। उसमें से एक किंगडम जो है वो है एनिमेलिया किंगडम। एनिमेलिया किंगडम जो है सब ग्रुप जिसको फाइलम बोलते हैं उसमें डिवाइडेड है। उसमें से एक फाइलम है ऑर्थोपोडा जो कि इस एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, मतलब एटलीस्ट जो है आप ऐसा मानो एटलीस्ट जो 85% जो एरिया है वो ऑर्थोपोडा ने घेर रखा है एनिमल किंगडम का। ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ऑर्थोपोडा की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखें तो इनके पास जॉइंटेड लेग्स होते हैं। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है कि एक एक लेयर जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक लेयर बढ़ जाती है। कौन सी लेयर? वो है मेसोडर्म, याद रखना है। ठीक है, और इनके पास एक्सोस्केलेटन भी होता है। तो कौन एग्जाम्पल है इसका? एग्जाम्पल है बटरफ्लाई हो गया, कॉकरोच हो गया, क्रेफिश हो गया, क्रेफिश कोई फिश नहीं है, याद रखना है। और सिल्वर फिश हो गया,
जितने भी इंसेक्ट हैं वो सब ऑर्थोपोडा से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये देखिए, दिख रहे हैं आपको जॉइंटेड लेग्स, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो ये इसकी खासियत है। बायोलेटरल सिमेट्री इस तरह से देखो, आप इसको आधा कर दो तो ये बायोलेटरल सिमेट्री बन जाएगी, ठीक है। और इसको भी करो तो ऊपर से करो, ऊपर से करोगे तो तब भी बन जाएगी। तो ये ऑर्थोपोडा किंगडम की खासियत है। और ये क्या है, एक्सोस्केलेटन है ये बाहर, ठीक है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है रिलेटेड टू फाइलम ऑर्थोपोडा। बाकी जब हम डिस्कस करेंगे किंगडम्स और बाकी सारे फाइलम्स की, है ना, बाकी सब ग्रुप्स की, किंगडम के सारे सब ग्रुप्स की बात करेंगे, तब हम इस चीज़ को देखेंगे कि और कौन कौन से होते हैं। आगे चलते हैं। एज पर Taimur tradition, Humayun has to share the powers with his brothers. Humayun had the control of Delhi, Agra and central India, while his brother Kamran controlled what? तो आपको पता है कि हुमायूं ने किंगडम जो है राज 4 हिस्सों में बांटा था। उनके 3 भाई थे, कामरान, अस्कर और हिंडल। कामरान और अस्कर और हिंडल जो हैं ये हमेशा हुमायूं के खिलाफ रहते थे। कामरान फिर भी ठीक था। तो हुमायूं को मिला दिल्ली, आगरा और सेंट्रल इंडिया। वहीं कामरान ने रूल किया अफगानिस्तान और पंजाब वाले रीजन को। लेकिन हुमायूं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनका असली पहले ओरिजिनल नेम क्या था। उनका ओरिजिनल नेम था नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद। कब से कब तक रूल किया इन्होंने? इन्होंने 1530 से 1540 तक रूल किया, और फिर 1540 और फिर 1555 से 56 रूल की। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है, देखो मैं सिंपल सीधे बताता हूँ वापस। 1531 में एक बैटल होता है जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ देवरा, ठीक है। इस बैटल में हुमायूं जो है अफगान को हराते हैं, जो कि महमूद लोधी किस तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है, जीत गए। उसके बाद 1539-1540 में 2 युद्ध होते हैं जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ बिलीग्राम या कन्नौज, ठीक है। ये दोनों होते हैं शेरशाह सूरी के खिलाफ, और शेरशाह सूरी जो है भगा भगा के हुमायूं को मारते हैं, और हुमायूं को भागना पड़ता है, मतलब ये जीत जाते हैं, सॉरी ये जीत जाते हैं। भागता है हुमायूं, भागता है तो 1540 तक उसका रहा। 1540 में वो बिलीग्राम में हारा और भागा, फिर शेरशाह सूरी से बच के भागा, ईरान भागा। ईरान में उसको शरण मिली सफाविद डायनेस्टी की, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और उसके बाद जो है सूरी डायनेस्टी ने रूल किया इंडिया पे। कब तक? जब तक शेरशाह सूरी जो है उसकी डेथ नहीं हो जाती। शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है 1545 में। आपको पता है कलिंजर के फोर्ट में डेथ हो जाती है। और क्यों होती है उसके पीछे भी कहानी है, आपको पता होनी चाहिए कि मतलब कि वो उनके जो सहायक हैं, जो पीछे सेना है, वो बम फेंकते हैं, लेकिन कलिंजर की फोर्ट की इतनी हाइट होती है कि बम सीधा लौट के वापस आके उसके पैर के नीचे ही फट जाता है, तो वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद उसका बेटा रूल करता है सिकंदर शाह सूरी। तो वो 1555 में जो है हुमायूं वापस आता है, और बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा होता है, मच्छीवाड़ा। इस बैटल में जो हुमायूं है वो सिकंदर शाह सूरी को हरा देता है, वर्सेस सिकंदर शाह सूरी। और यहीं पे फिर वापस वो हुमायूं राज करने लगता है। और आपको पता है 1556 में वो बेचारा लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिर के उसकी मौत हो जाती है ना। तो इसलिए 2 साल ही राज कर पाता है, उसके बाद उसका बेटा संभालता है। तो अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद हुमायूं जो टॉम है वो कौन बनवाता है। तो हुमायूं की टॉम जो है जिसने बनवाई थी वो है उनकी बहन गुलबदन बेगम। और ये टॉम की बात ही मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो टॉम है ये पहली भारत की गार्डन टॉम है, फर्स्ट गार्डन टॉम ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बना है, सीधा सीधा बना है, तो इसलिए आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी। तो हुमायूं के बारे में आपको इतनी पता होनी चाहिए। किससे मौत हुई थी? सीढ़ी चढ़ के। सीढ़ी, एक सीढ़ी बाबू भैया, एक सीढ़ी, ठीक। चलते हैं आगे। Which two organic chemists are known for observing the peroxide effect in adding reagent to unsaturated compound in 1933? तो ये कौन से 2 केमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, ये केमिस्ट बोलो साइंटिस्ट बोलो, तो ये थे मॉरिस एस खैराश
और फ्रैंक आर मेयो जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं पेरोक्साइड इफेक्ट के लिए 1933 में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इससे रिलेटेड। ठीक, चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, कौन सी इनमें से जो है मौलिक अधिकार फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू ट्रेड, प्रोहिबिट ट्रेड इन रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री कंपोजिट कल्चर, और टू सेफ गार्ड public property and to abjure violence, to uphold the and protect the sovereignty, unity और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो कौन सी नहीं है, तो ये फर्स्ट वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी सब जो है किस आर्टिकल में, पहली बात फंडामेंटल ड्यूटी 51A में है, सब क्लॉसेस आपको पता होनी चाहिए। तो रिच हेरिटेज यानी ये है एफ में, फोर्ट की बात कर रहे हैं। वायलेंस, एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ये आई में है। सॉवरेनिटी ये सी में है। आपको मैं फंडामेंटल ड्यूटीज दिखा देता हूँ एक बार, ये हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये ए हो जाएगी, ये बी 51A में है, ये पता होना चाहिए। यूएसएसआर से ली गई है, ये पता होना चाहिए। डी ई एफ जी एच आई जे, एक और है के जो कि मेंशन नहीं है, मैं आपको बता दूंगा वो क्यों है। तो आपको पता होना चाहिए क्या कि ए मतलब एंथम, ए से आप एंथम याद करेंगे तो आपको नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की इज्जत करनी है। बी से मतलब भगत सिंह और बापू जो कि नोबल आइडियल्स हैं, उनको चेरिश एंड फॉलो करना है। सी मतलब तीन है ना, ए बी सी, सी मतलब तीन, तो तीन में आएगा सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी आपको याद करनी है। डी से डिफेंड, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो। ई मतलब पांच होता है, पांच मतलब से मुट्ठी में पांच उंगलियां होती हैं। टू प्रोटेक्ट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। और एक चीज़ और याद रखनी है, इसी में ऐड है टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एफ मतलब फोर्ट, फोर्ट मतलब किला, मतलब कि हेरिटेज, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज। जी मतलब ग्रीनरी, ग्रीनरी मतलब इन्वायरमेंट, टू प्रोटेक्ट एंड improve the natural environment. H मतलब humanism, to develop the scientific temper and humanism and the spirit of inquiry and reform. I गांधी जी ने बोला था कि an eye for an eye make the whole world blind। ठीक है, तो मतलब क्यों बोला था, क्योंकि वो वायलेंस के खिलाफ थे। तो टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जॉर्ब वायलेंस। जे से जडेजा, जडेजा क्या है, ऑलराउंडर है, बैटिंग भी बढ़िया, फील्डिंग भी बढ़िया और बॉलिंग भी बढ़िया। तो टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। वहीं हम के की बात करें तो के में है कि आपको बच्चों के एजुकेशन की बात की गई है, मतलब कि आपको जो है पे गार्डियंस को ड्यूटी दी गई है कि आपको 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, ये ड्यूटी दी गई है। कौन से अमेंडमेंट से ये ऐड हुआ था, ये आप मुझे बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिगार्डिंग सारे के सारे याद होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट वर द मेन ऑब्स्टेकल ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो भाई इंडिपेंडेंस के टाइम में जब इंडस्ट्रियल डेवलप करनी थी 1947 1950 के बाद, तो क्या मेन दिक्कत आई? मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस, क्या मार्केट नहीं था? कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रीज, लैंड फॉर इंडस्ट्रियल एरिया, क्या लैंड की कमी थी? लैंड की कमी नहीं थी भैया। एम्प्लॉयमेंट, लोगों की कमी थी भाई, लोग तो भर भर के थे ना, एम्प्लॉयमेंट तो थी। मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस, क्या मार्केट नहीं था? मार्केट भी था, नहीं था, मतलब 50-50। ठीक है, तो इसने पूछा कि मेन ऑब्स्टिकल क्या था? मेन ऑब्स्टिकल था पूंजी नहीं थी, हमारे पास पैसा नहीं था, ये मेन ऑब्स्टिकल था। इसलिए हमें एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह लाने पड़े, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ा, बाहर के जो प्लेयर्स हैं उनको खेलने देने पड़ा, तभी हमारी ग्रोथ बढ़ पाई। क्योंकि आपको पता है कि जब अंग्रेज़ गए तो अपने साथ वो लगभग सारी दौलत भी लेके गए, और हमारी जो आबादी थी ना भाई, अभी भी जो आबादी है और पहले उस टाइम भी जो आबादी थी, उस कोई कंट्री की इतनी नहीं थी। हम अगर आधा मतलब इंडिया अलग अलग कर दे और आधा दुनिया अलग कर दे, तब भी हम उन पर भारी थे, ये समझो। तो मेन दिक्कत क्या थी? मेन दिक्कत पैसे की थी। ठीक है, अगर ब्रिटिशर्स ना होते तो
जो इंडिया को हम बोलते हैं सोने की चिड़िया, तो सही बोल रहा हूँ भाई, चिड़िया जो है सोने के पंख लेके घूमती, ये सिचुएशन थी। और ये आपको पता है, ये ब्रिटिश एंड कौन सी पॉवर्टी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो दादा भाई नौरोजी की बुक है, उन्होंने लिखा है उसमें ड्रेन थ्योरी, किस तरह से ब्रिटिशर्स ने जो है मतलब कि भारत को लूटा, ड्रेन किया, ठीक है, उसकी वेल्थ से। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी, तो कौन सी नहीं है? तो आपको सीधा सीधा साफ साफ दिख रहा है कि भाई न्यूटन नहीं है, क्योंकि न्यूटन किसकी है? न्यूटन है फोर्स की, ठीक है। और ये जो किलोवाट आवर है, ये क्या है? ये आपको बताना चाहिए, ये कॉमर्शियल यूनिट है, ये एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और आपको एक चीज़ बताना चाहिए कि भैया एक हॉर्स पावर में कितने वॉट आता है, कितने वॉट आते हैं, कितने किलोवाट आते हैं? तो एक हॉर्स पावर में 746 वॉट एनर्जी आती है, और किलोवाट में कन्वर्ट करें तो 0.746 किलो वॉट। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये मतलब बेसिक सिंपल सी चीज़ है, लेकिन कभी कभी अगर पूछ ले तो, है ना, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ SHG, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम इन इंडिया? कौन सा कंपोनेंट है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग लोन डायरेक्टली टू SHG, banking provide loans to individual member of SHG, non-government organization providing capacity building training to SHG, या स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू SHG? तो ये भी गलत है भाई, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो बैंक है वो इंडिविजुअल SHGs को लोन देती है। आपको पता है SHG में कितने होते हैं? 10 से 20 मेंबर होते हैं। एक होता है, एक वो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप होता है जिसमें 4 से 10 मेंबर होते हैं। वैसे ही SHG होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसमें 10 से 20 मेंबर जो है इकट्ठे करते हैं। आपने सुना होगा कि मतलब कि जो ग्रुप वगैरह बनते हैं कि 10 से 20 मेंबर सब मिलकर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे, फिर जिसको ज़रूरत होगी वो उसमें से निकाल लेगा, है ना, फिर वो भी कंट्रीब्यूशन करता रहेगा। तो इस तरह से मतलब कि सबके सहयोग से, सबका साथ सबका विकास से ये चलता है, ठीक है। तो उसमें जो है बैंक भी इंडिविजुअल मेंबर्स को लोन प्रोवाइड कर देती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये का कैसे पॉसिबल हो पाए? ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम के द्वारा हो पाया, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट पास्ड? तो कौन से साल में पास हुआ था ये एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट? तो ये हुआ था 2016 में। इसका आपको बस ईयर याद रखना है और इससे रिलेटेड कुछ आपको याद नहीं करना है। आगे आते हैं। दी वर्धा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? तो वर्धा किसकी ट्रिब्यूटरी है? महानदी की, तापी की, गोदावरी की, या नर्मदा की? तो आपको पता होना चाहिए। हम ये किसकी है? गोदावरी की है। और हम गोदावरी की ट्रिब्यूटरी को कैसे याद करते हैं? हम याद करते हैं पर पर्सन पौआ, पौआ पर पर्सन, या पर पर्सन पौआ। जैसे मान लो MS सुब्बलक्ष्मी और वर्ल्ड वॉर 1, पी से पेनगंगा, प्राणहिता, पूर्णा, मंजरी या मंजरा, मंजरी, सबरी, वेन गंगा, गंगा, वर्धा और इंद्रावती। अमरावती किसकी है ये आप मुझे बताएंगे? एक अमरावती भी है। और गोदावरी के बारे में और क्या पता होना चाहिए? ये भैया साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट साउथ इंडियन रिवर है साउथ इंडिया की। इसको दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर जगह कहाँ पड़ती है? ये नासिक में जगह पड़ती है। कहाँ? नासिक, ठीक है। वहीं हम बात करें महानदी की, तो महानदी कहाँ से निकलती है? तापी कहाँ से निकलती है? और नर्मदा कहाँ से निकलती है? ये चीज़ भी आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। पहले मैं आपको रिवर दिखा देता हूँ। ये रिवर है, आप देख रहे होंगे, ये गोदावरी जा रही है आपकी, ठीक है। और ये नर्मदा है। तो नर्मदा कहाँ से निकलती है? नर्मदा निकलती है अमरकंटक के पठार से,
अमरकंटक के प्लेट्यू से, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। और ये पता है यहाँ पे ये विंध्या रेंज है, यहाँ विंध्या रेंज है, माउंटेन है, यहाँ पे जो है सतपुरा है। तो ये दोनों के बीच में से निकलती है, रिफ्ट वैली में से निकलती है। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। लॉन्गेस्ट जैसे कि जो लार्जेस्ट है साउथ इंडियन रिवर वो गोदावरी है, वैसे ये लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है। वहीं हम बात कर ले तापी की। तापी आपको दिख रही होगी कहाँ पे, नर्मदा के नीचे फ्लो कर रही है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये नर्मदा है, ये तापी है, ये गोदावरी हो गई। और कौन सी थी ऑप्शन में, महानदी थी। महानदी कहाँ दिख रही है आपको, महानदी। ठीक। तो तापी कहाँ से शुरू होती है, तापी आपकी शुरू होती है बैतूल प्लाट्यू से। ये करने कुछ जाता हूँ, कर हो कुछ जाता है, वो हाल चल रहा है। कहाँ से निकलती है, बैतूल प्लाट्यू से। और प्लाट्यू आपको पता होना चाहिए कि इसी के बैंक पे जो है, इसी के बैंक पे जो है सूरत नदी स्थापित है। ठीक है। महानदी की बात करें तो महानदी जो है ये कहाँ से निकलती है, ये शिखावा हिल से निकलती है। यहाँ पे मैं हिल बना देता हूँ, शिखावा हिल्स, जो छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि महानदी को ही हम सौरो ऑफ उड़ीसा बोलते हैं। जैसे कोसी को हम सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं, जो बाढ़ लाती हैं, वैसे ही ये इसको सौरो ऑफ उड़ीसा बोलते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पेन्ना रिवर, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है। और ये कावेरी होगी, कृष्णा होगी, ये भी आपको बताना चाहिए। और तुंगभद्र हो गई, आपको पता है तुंगभद्र नदी पे ही कौन सा था, ये था नीचे था विजयनगर एम्पायर, ऊपर था बहमानी किंगडम। ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। ठीक है। ये चलो हम क्यों देखें, ये हिस्ट्री का सवाल है। ठीक है, जस्ट बताने के लिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स डिड बुद्धिज्म गेट स्प्लिट इनटू टू स्कूल्स, हीनयान और महायान, इन दी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, रूलर्स की बात की गई है, ये रूलर है यहाँ पे। ठीक है। किस किस अच्छा रूल ही मान लो, मतलब किसका रूल चल रहा था जब ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। और जो है क्या बोलते हैं, बुद्धिज्म जो है वो दो हिस्सों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। तो किसका था, कुषाण। कुषाण के कनिष्क रूलर थे, उनके टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जिसमें हीनयान और महायान में दोनों आपस में बढ़ गए थे। महायान क्या है, महायान को हम पता है कि इसको हायर वाइकल बोलते हैं। ठीक है। इसमें आइडल वर्शिप होती है, बिलीव करते हैं, संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। ठीक है। और इसमें एक बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि क्या है, जो एकदम निर्वाणा में पहुंच गए हैं, वो जो है मतलब कि मोक्ष ना लेके वो अपनी शिक्षा को जो है बाकी लोगों को बांटते हैं, वो बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है। और ये कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए, ये चाइना हो गया, जापान हो गया, इन जगह पे महायान पाया जाता है। हीनयान की बात करें तो इसको लोअर वेकल बोलते हैं। ठीक है। और इसमें आइडल वर्शिप नहीं होती, नो आइडल वर्शिप। ठीक है। पाली मतलब क्योंकि इसमें जो बुद्धा जी हैं उनको ऐसा ह्यूमन ट्रीट किया जाता है, यहाँ पे जो है ऐसा भगवान, ऐसा मतलब कि सुप्रीम उनको देखा जाता है। पाली लैंग्वेज है। और ये कहाँ पे है पाया जाता है, ये इंडोनेशिया जैसे जगह पे फॉलो किया जाता है, हीनयान बुद्धिज़्म। वैसे एक और बुद्धिज़्म होता है जिसको हम बोलते हैं वज्रयान। वज्रयान ये अपने वेस्ट बंगाल में देखा जाता है, इसको हम तांत्रिक बुद्धिज़्म भी बोलते हैं, तांत्रिक बुद्धिज़्म। ये भी बताना चाहिए कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल साइड में। और आपको कुछ बताना चाहिए कि, और आपको बताना चाहिए कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड तीन त्रिपिटका है ना, कि तीन मतलब कि पिटाका मतलब बास्केट, मतलब कि बुक्स बोल दो जिससे मतलब कि बुद्धिज़्म के बारे में जानने को मिलता है, या फिर बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ने को मिलता है। और एक जटाका टेल्स हैं जिसमें मतलब कि महात्मा बुद्ध बुद्ध के पुराने जन्मों के बारे में दे रखा है। और एक बुद्ध चरित्र है जिसमें बुद्ध का चरित्र वगैरह या फिर उनके मतलब उनके टीचिंग्स वगैरह के बारे में दे रखा है। चरित्र किसने लिखी थी ये लिखी थी अश्वघोष ने।
ये भी पता होना चाहिए, ये भी पूछता है। ठीक है, और हम बात कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 563 BC में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इन्होंने ग्रह त्याग किया था 29 एज पे, और इनको एनलाइटनमेंट 35 एज को मिला था। ठीक है, एट उरुविला बोधगया अंडर पीपल ट्री ऑन द बैंक ऑफ निरंजना रिवर। आपको पता होना चाहिए कि जो बोधि ट्री है, पीपल ट्री को ही बोधि ट्री बोलते हैं बुद्धिज्म में, ये चीज़ समझना चाहिए। और पहला इन्होंने सरमन जो है धार्मिक स्तूपा में सारनाथ में दिया था, 5 डिसाइपल को दिया था। इनकी डेथ हुई थी 80 साल में 483 BC में कुशीनगर यूपी में। 3 रत्न होते हैं, 3 रत्न बोलते हैं हम इनको, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, जिसको बोलते हैं बुद्धा, धम्मा और संघा। आपको पता है जब आप स्तूपा देखते हैं तो स्तूपा के बाद छत्र के ऊपर जो है ऐसे 3 बने होते हैं, उन्हीं को इसी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और 4 नोबल ट्रुथ हैं। पहला है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो, लाइफ जो है दुख से भरी है। और सेकंड है देर आर कॉसेस ऑफ सॉरो, मतलब दुख के कुछ कारण हैं। डिज़ायर इज़ दी डिज़ायर इज़ दी रूट कॉज ऑफ सॉरो, ऐसा बोला गया है। और ये जो सॉरो है नेवर एंडिंग है, ये तीसरा ट्रुथ है। और चौथा जो है, अगर आपको ये दुख से दूर होना है तो उसके लिए 8 तरीके हैं जिनको हम अष्टांग मार्ग बोलते हैं, अष्टांगिका मार्ग, 8 फोल्ड पाथ, जिसको हम बोलते हैं राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट स्पीच, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और थ्रू आउट दी हिस्ट्री 4 बुद्धिज्म काउंसिल हुई हैं। पहली हुई थी 483 BC में अजातशत्रु के द्वारा राजगृह में, पाटलिपुत्र में। दूसरी हुई थी 383 में वैशाली में, कालाशोक में, हम इससे याद करते हैं एके आका आका। ठीक है, तीसरी हुई थी 250 BC में, 253 या 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक ने करवाई थी। और जो लास्ट हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। किसने कराई थी? कनिष्क ने कराई थी, जो कुषाण रूलर थे, वही क्वेश्चन में पूछा गया था। और ये 4th काउंसिल में ही जो है बुद्धिज्म बढ़ गया था 200 में, जिसको हम हीनयान या महायान बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको बेसिक पता होनी चाहिए रिलेटेड टू बुद्धिज्म या गौतम बुद्ध। ठीक है, बाकी हम चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ देखोगे तो उसमें मैंने बुद्धिज्म के बारे में बहुत डिटेल में जो क्वेश्चन बने हैं, देखो मेरा समझाने का सिंपल तरीका होता है, मैं पहले खुद ही मॉक देता हूँ, बहुत सारे मॉक देता हूँ, फिर मुझे पता चलता है कि भाई ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। वो क्वेश्चन को मैं ऐसा स्टोरी के टाइप में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको स्टोरी के टाइप में जल्दी समझ में आ जाए, दिमाग में घुस जाए, और आप अगली बार वो गलती ना करो। तो मेरे जितने भी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ वो ऑलरेडी PYQ में आ चुकी हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एक एक चीज़ चेक कर लो, और आप मुझे मेंशन कर बता सकते हो कि सर ये आपने चीज़ फालतू बताई, ये PYQ में थी नहीं। तो ऐसी एक भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट रोड डेंसिटी इन इंडिया? तो किसकी भाई जो हाईएस्ट रोड डेंसिटी है तो किसकी है 2019 के हिसाब से? तो ये केरला की है, अभी भी केरला की ही है। ठीक है, और वहीं हम यूटी की बात करें, ये तो स्टेट की बात कर रहा है, यूटी में किसकी है? यूटी में है चंडीगढ़ सबसे टॉप पे। ठीक है, और अगर हम थोड़ा सा, मैं अगर आपको थोड़ा क्योंकि मुझे एकदम से ध्यान आ रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स में आपको तमिलनाडु में पता होना चाहिए कि इंडिया का पहला फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट जो रेलवे ब्रिज है वो तमिलनाडु में बनाया गया है, जिसको अभी इनाग्रेट किया था मोदी जी ने। वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज, आपने टीवी में देखा होगा ना, रेलवे कैसा होता है, मतलब कि ऐसा रोड है, ऐसा मतलब ब्रिज है, फिर ये ऐसा ऊपर हो जाएगा, है ना, ऐसा ये भी ऊपर हो जाएगा, तो नीचे से क्या है, नाव निकल जाएंगी, ऐसे नीचे से नाव निकल जाएंगी जूम जूम करके, और फिर ये वापस बन जाएगा। तो ये वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है जो कि तमिलनाडु में रामेश्वरम में इसकी स्थापना हुई है या फिर बनाया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है न्यू पंबन ब्रिज, न्यू पंबन ब्रिज। ठीक है, वहीं हम बात करें केरला से रिलेटेड, आपको भी पता होना चाहिए कि केरला में अभी अभी मोदी जी ने विंझीजाम पोर्ट का उद्घाटन किया है। विंझीजाम
इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी नया बना है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारत का पहला डीप वाटर डेडिकेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। डेडिकेटेड ट्रांसशिपमेंट शिपमेंट पोर्ट है, भारत का पहला। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है। वहीं आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में, तमिलनाडु से रिलेटेड एक और न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए कि तमिलनाडु में अभी अभी जो है ना, दो वेटलैंड को रामसर साइट में ऐड किया गया है। आपको पता है कि अभी मतलब कि करंट में 6 वेटलैंड जो हैं वो ऐड किए गए हैं रामसर साइट में। यस, रामसर साइट। अच्छा, वेटलैंड डे कब होता है? 2 फरवरी। ये आपको पता, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैं क्या ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता है तमिलनाडु से 2 ऐड किए गए हैं और राजस्थान से 2 ऐड किए गए हैं। एक सिक्किम से ऐड किया गया है, जो सिक्किम जो है इससे ये पहला है, सिक्किम का पहला। और झारखंड से क्या ऐड किया गया है, वो भी झारखंड का पहला रामसर साइट है। तो क्या क्या है, उनका नाम क्या क्या है? तमिलनाडु से जो है वो है सकारा कोट्टई, सक्कर कोट्टई या शकारा कोट्टई, मुझे इसका नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता। बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, और एक और बर्ड सेंचुरी है जो है तेरथंगल बर्ड सेंचुरी। राजस्थान से जो है वो है कीचन वेटलैंड और मेनर वेटलैंड। सिक्किम की बात करें, सिक्किम से पहला जो मतलब ऐड हुआ है रामसर साइट से, ये इसका पहला है, सिक्किम का पहला वेटलैंड है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कीचियो पलरी। आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, पर आप समझ लेंगे। झारखंड से है उधवा लेक। ठीक है, तो ये जो है रिसेंट में 6 वेटलैंड्स हैं जो कि रामसर साइट में इनको दर्जा मिला है और ऐड किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टेटनस कॉज्ड बाय टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कॉल्ड क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी? तो मतलब कि क्या दूसरा नाम है? तो आपको पता होना चाहिए, इसको हम लॉक जॉ भी बोलते हैं, क्योंकि इससे जबड़ा जो है लॉक हो जाता है बेसिकली। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लॉक जॉ बोलते हैं। और बैक्टीरिया के बारे में आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि बैक्टीरिया को, अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज़ होगी तो हमें एंटीबायोटिक खिलाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक हम वायरस के केस में क्यों नहीं खाते? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वायरस जो है वो उसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, बाकी चीज़ तो वो दूसरे के अंदर घुस के लेता है ना। लेकिन बैक्टीरिया जो है उसके केस में एंटीबायोटिक असरदार होती हैं, वो क्या करती हैं, सेल डिवीजन को रोक देती हैं, और इस तरह से जो है बैक्टीरियल डिसीज़ जो है वो आगे बढ़ नहीं पाती। तो इसलिए ये चीज़ पता होनी चाहिए। और बैक्टीरिया डिसीज़ को हम कैसे याद करते हैं? मैंने आपको बताया था, बैक्टीरियल डिजीज़ को हम याद करते हैं ट्रिक से। वो ट्रिक है पंडित का टीका न्यू है। पंडित का टीका न्यू है। अब मैं आपको बताता हूँ, प से पंडित, प से प्लेग। ठीक है, डायप्थीरिया और प्लेग को आप पता है ब्लैक डेथ भी बोलते हैं इसको। और कौन सा बैक्टीरिया होता है, उसको बोलते हैं यर्जीनिया पेप्टिस। और टास हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड कौन कहता है? सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का नाम है। और इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, विडाल टेस्ट, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में हमको टाइफाइड है कि नहीं है। कास हो जाएगा आपका काली खांसी, जिसको हम वूपिंग कफ भी बोलते हैं इंग्लिश में, वूपिंग कफ। टी से टेटनस, अभी हमने देख लिया। और का से कुष्ठ रोग, जिसको हम लेप्रोसी भी बोलते हैं। कुष्ठ रोग क्या बोलते हैं? लेप्रोसी। न्यू से निमोनिया, और हाँ से हैजा जिसको हम कॉलरा बोलते हैं। और बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलरा। और 2 और हैं, जैसे एक है एक्ने और एक है टीबी। ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है।
एक्ने किस बैक्टीरिया से होती है? तो ये होती है आपकी स्टेफिलोकोकस कोकस बैक्टीरिया। वहीं जो है ये होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। और आपको पता है जैसे इसको ब्लैक डेथ बोलते हैं ना, वैसे टीबी को हम बोलते हैं वाइट प्लेग। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें रिलेटेड टू बैक्टीरिया, और यहीं पे हमारा आज का सेशन जो है वो समाप्त होता है। आशा है आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको मज़ा आया होगा। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही सेशन में आप आगे जुड़ते भी रहिए और मज़े लेते रहिए, और साथ साथ पढ़ते रहिए, पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।